हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक विधान से चैप्टर नंबर 3 की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो टीले हैं, जो चबूतरा है, उसमें से सबसे बड़े चबूतरे पर, सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। स्तूप मीन्स समाधि। मगर ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। लेखक कहते हैं लेकिन जब मोहनजोदड़ो की सभ्यता बिखर गई थी, ख़त्म हो गई थी, उसके बाद एक टूटे फूटे टीले पर ये बौद्ध स्तूप बना है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। लेखक कहते हैं कि जो चबूतरा है वो कोई 25 फुट ऊंचा है और 26 सदी पहले, यानी कि एक सदी का 100 साल होता है। लेखक कहते हैं कि 2600 साल पहले ईंटों के दम पर ही इस स्तूप को बनाया गया था, यानी कि बौद्ध स्तूप को बनाया गया था। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। लेखक कहते हैं बौद्ध स्तूप के साथ साथ चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो आए थे तब वो इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। जब उन्हें ये स्तूप मिल गया तब वहाँ के आसपास खुदाई शुरू हुई। इसके आसपास खुदाई शुरू करने के बाद राखाल दास बनर्जी को ये इल्हाम हुआ, ये अनुभूति हुई, ये महसूस हुआ कि मोहनजोदड़ो में ईसा पूर्व के निशान हैं, यानी कि कृष्ण के, ईसा मसीह के जन्म के पहले के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। उस वक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के ऑर्डर पर खुदाई एक बड़े पैमाने पर हुई। धीमे धीमे ये खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, जिसे आज इराक कहा जाता है, कि प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे मोहनजोदड़ो की खुदाई होने लगी और खुदाई होने के बाद जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी तो ये जो खुदाई थी वो विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की दहलीज पर ले आई, यानी कि विशेषज्ञ अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने लगे थे। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। जब ये खोज हुई तो उससे पहले, यानी भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले मिस्र की सभ्यता को और मेसोपोटामिया की सभ्यता को प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, ये खोज यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं के बराबर आ गया था। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। भारत हमेशा से ये कहता था कि वो भी प्राचीन सभ्यता है, भारत में भी प्राचीन सभ्यता है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो ये पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार बन गया, यानी कि वैज्ञानिकों को ये आधार मिल गया ये कहने का कि भारत में भी प्राचीन सभ्यता है। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। पर्यटक बंगला मीन्स जहां पर यात्री ठहरते हैं। लेखक कहते हैं कि पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार करके, एक सर्पिल रास्ता पार करके वो सब कहाँ पहुँचे, इसी स्तूप पर पहुँचे, यानी कि बौद्ध स्तूप पर पहुँचे। पहली ही झलक ने हमें अपलग कर दिया। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। लेखक कहते हैं कि जब वो बौद्ध स्तूप पर पहुँचते हैं वो देखते ही रह जाते हैं, अपलग देखते रह जाते हैं, उनकी आँख नहीं झपकती। और वो कहते हैं कि ये भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है, यानी कि भूदृश्य कहा गया है। ये शायद सबसे रोमांचक भी है। ना आकाश बदला है ना धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गईं। लेखक कहते हैं कि ये
शायद इंटरेस्टिंग भी है। ना आसमान बदला है, ना धरती बदली है, लेकिन सभ्यताएं बदल गईं, इतिहास बदल गया, कहानियां बदल गईं। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। लेखक कहते हैं कि जो मोहनजोदड़ो नगर है वो हजारों सालों से बनी है, और उन सालों से लेकर पल भर पहले तक की, यानी कि जिस वक्त लेखक उस भूदृश्य को एंजॉय कर रहे थे, मोहनजोदड़ो की सैर कर रहे थे, उससे पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो को देखकर, बौद्ध स्तूप को देखकर सुना जा सकता है, यानी कि महसूस किया जा सकता है। भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्तचित्र देखे हों, देखना अपनी आँख से देखना है। लेखक कहते हैं कि एक तस्वीर को देखना और एक हकीकत में देखना दोनों फ़र्क होता है। लेखक कहते हैं कि भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना ही पढ़ा हो, कितना ही सुन रखा हो, चाहे उस जगह के बारे में जितनी भी तस्वीर हमने देखी हो, जितने भी वृत्तचित्र हमने देखे हों, लेकिन जब आप उस दृश्य को, उस जगह को, उस भूदृश्य को जब आप देखते हैं तो अपनी आँखों से ही देखना है, बाकी सब आँख का झपकना है। यानी कि जब आप अपनी आँखों से देखते हैं किसी भी ऐसे लैंडस्केप को, तब वही देखना होता है, लेकिन जब आप तस्वीरों को देखते हैं वो सिर्फ आँख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पाँव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। लेखक यहाँ एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जब आप यात्रा करते हैं, अपने पाँव से चलते हैं, वही चलना होता है, बाकी जब आप इधर उधर चलते हैं वो तो सिर्फ कदम ताल है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। लेखक कहते हैं कि जाड़े का मौसम था, लेकिन दोपहर की जो धूप थी वो बहुत कड़ी थी। मानो कि जो दोपहर की धूप थी वो सारे इन्वायरमेंट को एक फीके रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है, रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहाँ है। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो इलाका है वो राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। हालांकि यहाँ राजस्थान की तरह रेत के टीले नहीं हैं, यहाँ खेतों का हरापन है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। लेखक कहते हैं लेकिन जिस तरह से राजस्थान में खुला आकाश होता है, सूना परिवेश होता है, धूल होती है, बबूल होता है, रात में ज़्यादा ठंड होता है, दिन में ज़्यादा गर्मी होती है, वैसा ही मोहनजोदड़ो में था, मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। लेखक कहते हैं कि राजस्थान में धूप का मिजाज अलग होता है, लेकिन मोहनजोदड़ो में धूप का मिजाज अलग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है। अब वो क्या कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन करते हुए बताते हैं कि राजस्थान की जो धूप है वो पारदर्शी है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, आँख चौंधियाती नहीं है, लेकिन सिंध की धूप चौंधियाती है, आँखों में चुभती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूरी पुर्जे ना घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हों। लेखक कहते हैं कि जब आप कैमरे से तस्वीर खींच रहे हैं और तस्वीर खींचते वक्त अगर आप मोहनजोदड़ो में कैमरे के ज़रूरी पुर्जे को अगर नहीं घुमाते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे कि जो भी तस्वीर आप खींचे हैं उनका रंग उड़ा हुआ हो। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। लेखक कहते हैं कि भले ही सिंध की धूप चौंधियाती है, लेकिन फिर भी इससे एक फ़ायदा हुआ, और वो फ़ायदा क्या है कि वो हर एक दृश्य को नज़रें घुमाकर देख रहे थे। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत ना पड़े। लेखक कहते हैं कि अगर बार बार आप किसी सीन को, किसी दृश्य को जहन में बैठाते हैं तो वो इस तरह से बैठ जाता है जैसे कि अगर आप किसी तस्वीर को देखते हैं तो उनकी याद ताज़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तस्वीर की। क्यों? क्योंकि आपने उस दृश्य को, उस जगह को
उस लैंडस्केप को इतनी बार देखा है कि वो आपके दिमाग में बैठ गया है, आपके ज़हन में वो बैठ गया है और इसलिए तस्वीर की ज़रूरत नहीं पड़ती है याद ताज़ा करने के लिए, क्योंकि वो जो लैंडस्केप है, जो भूदृश्य है, वो आपके दिमाग में बैठ गया है। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे ख़ास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। लेखक कहते हैं कि स्तूप वाला जो चबूतरा है वो मोहनजोदड़ो के सबसे ख़ास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं और इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वो राजसत्ता हो या धर्मसत्ता। लेखक कहते हैं कि चार दीवारी के भीतर यानी चारों तरफ से दीवार है और उसके भीतर ऐतिहासिक शहर होते थे और उस ऐतिहासिक शहरों में सत्ता केंद्र होते थे, चाहे राजसत्ता हो चाहे धर्मसत्ता हो। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे और बाकी के जो शहर होते थे वो कुछ दूर बसे होते थे। जैसे कि अगर हम लोग किसी स्टेट में रहते हैं तो उस स्टेट का अपना एक राजधानी होता है, तो वो क्या होता है? गढ़ होता है, वो राजधानी होता है। इसी तरह जो उस वक्त के गढ़ थे उसमें से जो सत्ता केंद्र होता था वो चाहे वो राजसत्ता होता था चाहे धर्मसत्ता होता था, बाकी जो शहर था वो गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या ये रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? लेखक अब कहते हैं कि क्या ये रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया, यानी कि सत्ता केंद्र होना और बाकी गढ़ से दूर होना, क्या ये रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। लेखक कहते हैं कि जितने भी ज़रूरी और अब दुनिया भर में जो फेमस इमारत है वो खंडहर चबूतरे के पीछे यानी जो इमारतों के खंडहर हैं वो चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं और वो जो प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर हैं वो क्या है? प्रशासनिक इमारतें हैं, सभा भवन है यानी जहाँ सभाएं होती थी, ज्ञानशाला है यानी कि जहाँ पर ज्ञान दिया जाता था, पढ़ाया जाता था और कोठार है यानी जहाँ पर अनाजों को रखा जाता था। ये सभी कहाँ हैं? ये सभी चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। लेखक कहते हैं कि अनुष्ठानिक महाकुंड यानी कि एक तरह का कुंड है जिसमें पानी भरा रहता था। लेखक कहते हैं कि ये एक अनुष्ठानिक महाकुंड था। वो महाकुंड भी सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अद्वितीय वास्तु कौशल था वो कौन सा था? अनुष्ठानिक महाकुंड था। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। लेखक कहते हैं कि जो अनुष्ठानिक महाकुंड है वो ज़्यादा टूटा फूटा नहीं है, वो वैसा ही है और यही बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि बाकी जो इमारतें हैं वो इतनी उजड़ी हुई हैं, इतने टूटे फूटे हैं कि इमेजिन करके ही उनके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या फिर वहाँ पर जो भी चीज़ें बरामद हुई हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं, उनको जोड़ने के बाद और उनके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है कि ये चीज़ इसलिए यूज़ किया जाता होगा। जैसे कोई भी चीज़ है मोहनजोदड़ो से बरामद हुई है तो उनको जोड़ करके ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।